शब्द आज आप देखते हैं, ये राजस्थान तो भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, लेकिन राजस्थान तो उससे पहले था ना। क्योंकि हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये बातें हैं कि मानव की उत्पत्ति 2.5 करोड़ साल पहले हो गई थी। जब मानव की उत्पत्ति हो गई थी तो ये भौगोलिक भूभाग भी था, और भौगोलिक भूभाग था तो मानव यहाँ रहा भी था, और रहा था तो इस भौगोलिक भूभाग को कोई ना कोई नाम उसने दिया भी होगा। प्राचीन काल से अब तक राजस्थान के लिए कौन कौन से नाम किस किस आधार पर किस किस व्यक्ति द्वारा किस किस साहित्य में दिए गए, हम एक एक पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का नामकरण। जब राजस्थान का नामकरण करते हैं तो राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया कोई प्राचीनतम नाम आपके सामने आता है तो नाम कौन सा आता है? मैं कंप्लीट कहानी बता दूंगा और डाटा जो होगा वो बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा। कंप्लीट बोर्ड पे ध्यान दो, लिखो मत कुछ भी, ये बोर्ड में ही बोल दूंगा, लास्ट में लिखे ना, उसके बाद लिख लेंगे। राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया प्राचीनतम नाम कौन सा बताया मैंने? कौन सा बताया है? नाम क्या बताया? मरुकांतार। ये मरुकांतार नाम किसकी देन है भाई? किसकी देन है? वाल्मीकि की रचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रामायण में कहानी दी गई है। यदि कहानी समझ में आ गई तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे समझ में आ जाएंगे। मैं भारत के मैप जैसा कुछ बनाऊं तो बनाऊं, उसको भारत मान लेना। जो भी है आपका यही भारत है। मैं इतिहास का विद्यार्थी ऐसे जानता हूं। हम जब भारत की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक राज्य है। इस राज्य का नाम क्या बताते हैं हम? अयोध्या। और ये नीचे एक राज्य है, कौन सा? कौन सा है? रामायण पढ़ो, लंका बोलो। क्या बोलोगे? लंका में राजा कौन बैठे हैं? कौन है? और अयोध्या में राजा कौन है? राम राजा बना था क्या? पहले दशरथ। दशरथ के पुत्र का नाम क्या था? और राम की पत्नी थी भाई का नाम क्या था? राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों राम, लक्ष्मण और सीता अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नरवर चले गए। कहाँ चले गए थे? नरवर कहाँ है? वर्तमान झालावाड़, वर्तमान राजस्थान का झालावाड़, बारा और मध्य प्रदेश के उज्जैन तक का भूभाग क्या कहलाता है? नरवर है। राम नरवर के जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि लंका के शासक रावण उपस्थित हुए, सीता का अपहरण किया और उठाकर कहाँ ले गए? राम ढूंढते ढूंढते गया, पहुंच गया। आगे क्या आ गया? समुद्र। आगे क्या आ गया? वाल्मीकि रामायण में लिखता है कि राम ने इस स्थान पर खड़े होकर समुद्र राज से प्रार्थना की कि हे भगवान रास्ता दो ताकि मैं लंका तक जा सकूं और अपनी पत्नी सीता को वापस ला सकूं। लेकिन समुद्र राज गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्हें आभास नहीं हुआ कि कोई तुम्हें बुला रहा है। राम ने 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, अब तो अति हो गई। तो यहाँ खड़े राम ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अरे ब्रह्मास्त्र क्या होता है भाई? देवताओं का परमाणु बम, ये जाना भाई। ब्रह्मास्त्र को फेंकने का तो सिस्टम था, वापस रखने का सिस्टम नहीं, छोड़ना पड़ता था। आप दिशा बदल सकते थे उसकी, लेकिन ये सिस्टम नहीं था कि उसको वापस बुला लेंगे। रामायण महाभारत देखी कि नहीं देखी? अरे लॉकडाउन में सरकार ने कहा था देखो, और जबरदस्ती कहा था तो घर बैठ के देखने का और ऑप्शन ही नहीं था। बाहर जा रहे थे, थोड़ा ठंडा लेके खड़े थे। तो रामायण महाभारत आपको दिखाई गई थी। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है। राम ने यहाँ ब्रह्मास्त्र फेंचा तो तंकार गूंजी, और तंकार सुनकर समुद्र राज जब खड़े हुए। समुद्र राज ने राम से निवेदन किया कि भगवान मुझे माफ करो, आपको रास्ता चाहिए यार, मैं रास्ता दे सकता हूँ, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरे पर ना करो। राम ने कहा कि तूने माफी मांगी है तो मेरा भी दायित्व है, मैं तुझे माफ करूँ, लेकिन मुझे ये बता भाई इसका क्या करूँ? जो ब्रह्मास्त्र फेंक दिया गया है ये वापस नहीं जाएगा। तो समुद्र राज ने राम को सुझाव दिया कि भारत के उत्तर पश्चिम में तुल्य सागर है। कौन सा सागर है? कौन सा सागर है भाई? कौन सा है?
जहाँ आभीर नामक राक्षस का आधिपत्य है। यदि तुम चाहो तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यहाँ कर सकते हो, जिससे राक्षस मर जाएगा और ये सागर सूख जाएगा, तो भूमि मानव के काम आ सकती है। राम ने यहाँ खड़े होकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र आकर गिरा, वहाँ एक छिद्र हो गया, जिस छिद्र में सारा खारा पानी समा गया और विमल धारा फूट निकली। जिस विमल धारा से एक झील का निर्माण हुआ, जिस झील को क्या कहते हैं। और संपूर्ण समुद्र सूख जाने के बाद आपका रेगिस्तान निकलकर सामने आया और रेगिस्तान के लिए सबसे काम में लिया गया। वो क्या था? वो क्या था? धानवा प्रदेश। अब देखो, आपके ज्योग्राफी के मास्टर कहते हैं कि यहाँ पहले एक सागर था। कौन सा सागर? तैतीस सागर को रामायण में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ये खुले सागर। पुष्कर झील को रामायण में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? और रेगिस्तान को राजस्थान रामायण में क्या कहा गया है? और राजस्थान को रामायण में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ये ना, अभी राजस्थान पुलिस में ये सवाल पूछ लिया कि रामायण और महाभारत में धानवा प्रदेश शब्द राजस्थान के किस भौगोलिक भूभाग के लिए काम में लिया गया? एक ऑप्शन दे दिया पर्वत पठार, एक ऑप्शन दे दिया नदी झील, एक ऑप्शन दे दिया रेगिस्तान और एक ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो पूरे राजस्थान को तो क्या कहा है? क्या कहा है? रेगिस्तान को क्या कहा है? पुष्कर झील को क्या कहा है? तैतीस सागर को क्या कहा है? किस रेगिस्तान की उत्पत्ति की कथा किस साहित्य में दी गई है? किसने बताई? क्लियर? राजस्थान के लिए 5 से 6 प्रश्न निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? हमारे रामायण। पहला नाम हो गया आपका कि राजस्थान के लिए उपयोग में लिया गया, ये क्या है? प्राचीन। क्लियर? आगे बढ़े। राजस्थान के लिए काम में लिया गया दूसरा प्राचीन नाम कौन सा है भाई? कौन सा है नाम? कुछ बोलो। कोई ना कोई गाइड बुक हमने पढ़ रखी होगी ना, आया ना? अगर पढ़ रखी है और खरीद रखी है तो वो गाइड जो है वो कबाड़ी को दे देना, क्योंकि उस गाइड के पहले पन्ने पर लिखा है किसी भी प्रकार की त्रुटि और अशुद्धि के लिए लेखक और संपादक दोनों ही जिम्मेदार नहीं है। उसने पहले स्पष्ट कर दिया कि हम गैर जिम्मेदार आदमी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है, हिंदी साहित्य ग्रंथकार की बुक आती है, उस पर लिखा होता है बाकायदा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि अशुद्धि के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान ग्रंथागार उत्तरदायी होगा, जिसका अंतिम न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा। तो उन बुकों पर हम केस लड़ सकते हैं। अब तो आपत्ति दर्ज कराई होगी ना आपने भी रीड के नाम पर। यदि आपत्ति किसी ने दर्ज कराई होगी तो रेफरेंस की बुक सरकारी लगी होगी, आप कोई भी गाइड लेकर गए होंगे, मित्र वाले ने मना कर दिया होगा इसका रेफरेंस नहीं लगेगा, तो गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सरकारी बुक पढ़ते हो आराम से नाम चल जाएगा। राजस्थान के लिए काम में लिया गया दूसरा प्राचीनतम नाम कौन सा है? देखो, दो शब्दों में अंतर कर लेना। एक ब्रह्मावर्त, कौन सा शब्द है? ब्रह्मावर्त, और एक ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्मावर्त कहा गया है भारत को, ब्रह्मावर्त किसको कहा गया है? ऋग्वेद में। और ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है किसको? राजस्थान को। किस साहित्य में? किस साहित्य में कहा गया है भाई? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? कौन है? आप मनुस्मृति को पढ़ते हैं शुरू से अंत तक आपको ब्राह्मण व ऋषियों के अधिकार में कर्तव्य दिखाई देते हैं। मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्म ऋषि देश भारत का ब्राह्मण और भारत का ऋषि यदि कहीं तप करने जाना चाहता है तो उसके लिए उचित स्थान क्या होगा? ब्रह्म ऋषि देश। पूछा महाराज इस ब्रह्म ऋषि देश का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसने बताया कि मत्स्य से लेकर अवंती तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्म ऋषि देश कहलाता है। ब्रह्म ऋषि देश का विस्तार कहाँ है? मत्स्य से। तो हम सबसे पहले क्या पकड़े? मत्स्य। क्या पकड़ेंगे? मत्स्य। मत्स्य देश का विस्तार कहाँ था? कहाँ था? कहाँ था? कुछ बोलो, कहाँ था? मेरे बोर्ड में लिखा है दक्षिण पश्चिम अलीगढ़। राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और रामायण काल में विराटनगर के राजा हुए थे विराट। राजा कौन थे? और विराट की पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था?
क्या नाम था? उत्तरा का विवाह कराया था आपने। किससे कराया था? इससे कराया था। और उत्तरा अभिमन्यु की संतान कहलाई थी। क्या कहलाई थी? और इसी परीक्षित के राज्याभिषेक से 3301 ईसा पूर्व में कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग की शुरुआत किस घटना से हुई है? परीक्षित के राज्याभिषेक से। मैंने बताया मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्म ऋषि देश नाम किसकी देन है? किस साहित्य में मिलता है? मनुस्मृति में ब्रह्म ऋषि देश का विस्तार कहां से कहां तक बताया गया? अवंती। मत्स्य का विस्तार कहां था? दक्षिण पश्चिम मालवा और जयपुर। राजधानी कहां थी? विराटनगर के राजा थे, विराट की पुत्री थी, उत्तरा का ब्याह कराया। अभिमन्यु उत्तरा की संतान कहलाई। परीक्षित का राज्याभिषेक कब हुआ? 3301 ईसा पूर्व में। और यहाँ से शुरू क्या हो गया है आपका? कितने युग हुए हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और आप किस युग में वास कर रहे हैं? कलयुग कब शुरू हुआ था? किस घटना से? खत्म कब होगा? फिर डाटा तो होगा ना? डाटा तो होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा है कि 4 युग होंगे, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 1200 वर्ष रहेंगे, त्रेता युग में 800 वर्ष रहेंगे, द्वापर युग में 600 रहेंगे, कलयुग में 400 रहेंगे। और उपरोक्त वर्ष देवताओं के होंगे, और देवताओं का एक वर्ष बराबर मानव के 365 वर्ष। मल्टीप्लाई कर दो 365 कलयुग के वर्ष। अब कब खत्म होगा गणना कर लेना आराम से। कितने बीत गए वो बता सकता हूँ मैं। कलयुग में कितना समय बीत गया है? तो 2022 चल रहा है ना? 2022 चल रहा है, आया ना? प्लस कर देना 3301, ये तो बीत चुका है। और बाकी जितना बचा आप अनुमान लगा लेना। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमुना नदी के तट पर एक गांव बसेगा, जिसमें एक बच्चा पैदा होगा कल्कि, और कल्कि नीले घोड़े पर सवार होकर इस सृष्टि का उद्धार करेगा। मेरे हिसाब से तो घोड़े पर बैठने वाला इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता, कम से कम हेलीकॉप्टर लिखा होता, उससे पहले पॉसिबल नहीं। और भाई कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ रवाना होगा, वो कश्मीर पहुंचेगा, इतने कन्याकुमारी में कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम सही तो लिखा होता पुराणों में। मैंने बताया मत्स्य देश का विस्तार दक्षिण पश्चिम अलवर और जयपुर, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? विराटनगर के राजा कौन थे? विराट की पुत्री थी, उत्तरा का ब्याह कराया, और अभिमन्यु उत्तरा की संतान कहलाई। परीक्षित का राज्याभिषेक कब हुआ? और यहाँ से शुरू कर दिया आपने। अवंती का विस्तार कहाँ है? अवंती का विस्तार कहाँ है भाई? कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। इस क्लास में सभी ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सभी ऐसे हैं क्या? हाँ वो बात तो सही, ज्यादा पढ़े लिखे तो हमारे पास गाँव पहुंच जाते हैं, तो 2000 बार कोचिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। वो वहाँ बैठ के माता खाते हैं जयपुर में या जोधपुर में। यहाँ तो नए विद्यार्थी मिलते हैं समाज में। प्रयास करेंगे कि आपके लेवल के अनुसार चले, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि मैं भी 2011 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 2013 का मेरा PhD कंप्लीट था, इतिहास विषय मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD किया है। तो सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके लेवल के अनुसार चला जाए। मैटर ज़्यादा हो सकता है लेकिन समझा पूरा दूंगा, और कोई बात समझ में आएगा तो आप सवाल पूछने के अधिकारी हैं। आपने पैसे दिए, रिश्तेदार नहीं आपके कोचिंग वाले का नहीं, आप सवाल पूछने के अधिकारी हैं। आप उल्टा कर लो, नई बात पर ले पड़ी, दोबारा बताओ, दोबारा बता दें। अवंती का विस्तार कहाँ है? झालावाड़, आरा और मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी भाई? 2 राजधानी थी। एक तो उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? उज्जैन। और एक दक्षिणी अवंती की राजधानी, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या कहलाती थी भाई? क्या कहलाती थी? महिष्मति। क्लियर? मैंने बताया कि ब्रह्म ऋषि देश नाम मनु ने दिया है। मनु की रचना क्या कहलाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में ब्रह्म ऋषि देश का विस्तार कहां से कहां तक बताया? मत्स्य से अवंती। मत्स्य का विस्तार था दक्षिण पश्चिम अलवर और जयपुर। राजधानी थी, विराटनगर के राजा थे, विराट की पुत्री थी, का ब्याह कराया,
उसके संतान क्या कहलाई? अवंती का विस्तार कहाँ था? मध्य प्रदेश। राजधानी कहाँ थी? उत्तरी अवंती की, उज्जैन और दक्षिणी अवंती की, यानी कि आपके अलवर जयपुर से लेकर झालावाड़ बारां तक जो आपका मेवात का क्षेत्र है और जो हाड़ौती का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता था भाई? क्या कहलाता था? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान के लिए काम में लिया गया तीसरा प्राचीनतम नाम कौन सा है? नाम क्या है भाई? मैंने राजपूताना ना लिख के राजपूता ही लिखा है, क्योंकि राजपूताना नाम तो अंग्रेजी में आएगा और एक आयरिश विद्वान लेकर आएंगे जिसका नाम बताते हैं जॉर्ज थॉमस, लेकिन उससे पहले एक नाम आ गया था राजपूता। ये राजपूता नाम कब अस्तित्व में आया भाई? कब अस्तित्व में आया? 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में अरब आक्रमण शुरू हो गए थे ना। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, इसने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और सिंध के राजा दाहिर युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए थे। तो उनकी पत्नी रानी रनीबाई द्वारा अग्नि जोहर किया गया, जो भारतीय इतिहास का प्रथम शाखा कहलाता है। क्लियर ना? तो भारत में अरब आक्रमणकारी आ गए थे। ये राजपूताना नाम किनके द्वारा दिया गया है? तो अरबी भाषाई लोगों की देन। किनकी देन है भाई? अरबी भाषाई लोग आए तो शब्दकोश तो अरबी होगा ना, शब्दकोश अरबी होगा ना। अरबी शब्दकोश की जो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अरबी शब्दकोश की बात करते हैं। तो अरबी शब्दकोश में आपको एक तो ये नहीं मिलेगा, स वर्ण का प्रयोग अरबी शब्दकोश में नहीं है। स की जगह वो क्या इस्तेमाल करते हैं? और एक त्रय नहीं है, त्रय की जगह वो क्या इस्तेमाल करते हैं? अरबी भाषा ही लोग भारत आए तो अरब कंट्री से ही थे। इधर मध्य को वो आप में से एक है, दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, इधर ध्यान दो। हाँ भाई, कहाँ से आए? अरब कंट्री से आए ना, इधर से आए होंगे। क्लियर? उन्हें सबसे पहले एक नदी का सामना करना पड़ा। नदी का नाम क्या था? सिंधु। तो उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सिंधु को क्या कहेंगे? सिंधु को क्या कहेंगे भाई? सिंधु को उन्होंने क्या लिख दिया? हिंदू। इस क्लास में हिंदी साहित्य के कितने विद्यार्थी हैं? हिंदी साहित्य के, इनके पास साहित्य रहा है ग्रेजुएशन में या सेकंड और थर्ड देने वाले हैं, तो हिंदी सारे पढ़ेंगे। मैं बता दूंगा, एलडीसी पढ़ेंगे। हिंदी वाले मास्टर जी एक बात बताते हैं कि हिंदी, हिंदू और हिंदवी, हिंदी, हिंदू और हिंदवी, ये सारे शब्द फारसी शब्दकोश से आए। ये हिंदी वाले ही गलतफहमी है और ये हिंदी साहित्य में लिखी गई गलत बात है। हिंदी साहित्य में बहुत सी बातें लिखी, सारी बातें सही है क्या? आया ना? आया ना? सारी बातें सही नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही साहित्य है। जब तक अति सूक्ति नहीं होगी, फालतू बातें नहीं, काम नहीं चलेगा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत काव्य में लिखता है कि रानी पद्मिनी आईने के सामने जाती थी, आईना टूट जाता था, औरत थी कि भूतनी। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना। तो साहित्य की बातों को, हिंदी की बातों को हिस्ट्री में अप्लाई मत करना। हिस्ट्री का संदर्भ जो होता है ऐतिहासिक होता है, और साहित्य का जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी वाला बताए तो हिंदी में लिख देना, हिस्ट्री वाला बताए तो हिस्ट्री में। जीके में सवाल पूछे तो ये पकड़ना, हिंदी में पूछ लो, रामायण कुछ भी कर लेना, तुम्हारी मर्जी। मैंने क्या बताया? सिंधु को क्या लिखा उसने, और हिंदू के आसपास के स्थान को क्या कहा उसने? क्या कहा? भारत में घुसते ही भारत का नाम बदल दिया। भारतवर्ष को क्या कह दिया उन्होंने? हिंदुस्तान। मध्य भारत में आए तो एक वर्ग हुआ करता था, कौन सा वर्ग? फिर राजाओं की संतान क्या कहलाती थी? एक राजा दुनिया भर के क्या करता था? आया ना? अरे महिलाओं के प्रकार हुआ करते थे, ये पटरानी है, ये रानी है, ये पासवान है, ये खवासन है, ये पड़तान है। ये तो कैटेगरी थी पत्नियों की। फिर पत्नियों की संख्या कितनी? ऐसी बात बहुत ज्यादा थी। आप अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी पढ़ते हैं ना, तो उसने लिखा है कि अकबर को नहीं पता कि उसके हरम में बेगमात की संख्या कितनी है। अकबर को नहीं पता मेरी पत्नी कितनी है, तो संतान कितनी, लीगल और अनलीगल। क्लियर ना?
और आपने हिस्ट्री में तारीख को पढ़ा होगा कि बिंदुसार की 16 पत्नियों से 100 संतान उत्पन्न हुई थी और अपने सभी 99 भाइयों की हत्या करके अशोक राजा बना। पढ़ा है ना? बना हुआ अशोक का, अशोक ने 99 मार दिए तो गांव बचाता। गांव किनका था? गांव किनका था? और अगली जनरेशन में जिला घोषित किनका? किनका? तो ये जाति नहीं थी, ये वर्ग था। राजा की संतानें, राज परिवार की संतानें क्या कहलाती थी? राजपुत्र। अब उनके शब्दकोश में तरह नहीं है, वो क्या लिखेंगे? राजपुत्र को क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? राजपुत्र। और राजपूतों के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है भाई? लेकिन आपसे सवाल करता है कि राजपूता शब्द जो है, कौन सा शब्द? राजपूता शब्द लिखित रूप में देन किसकी है? लिखित देन किसकी है? तो हम बताते अल-बरूनी। किसकी देन है भाई? अल-बरूनी कब आया भारत? किसके साथ आया? अरबी था ना, भारतीय था ही नहीं, बाहर से आया था। अरबी इतिहासकार किसके साथ आया? गजनवी के साथ। 997 ईस्वी में महमूद गजनवी का प्रथम भारत आक्रमण था और 997 ईस्वी में ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और जब ये भारत आया तो भारत आने के उपरांत उसने भारत का उल्लेख किया और उल्लेख इस पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम बताते हैं हम किताब उल हिंद, या इसी पुस्तक को कहते हैं आप तारीख ए हिंद, या इसी पुस्तक को कहते हैं आप तहकीक ए हिंद। एक ही पुस्तक है ये, किताब उल हिंद कहो, तारीख ए हिंद कहो या तहकीक ए हिंद कहो। इस पुस्तक में लिखित रूप में आपको एक नाम मिलता है, कौन सा? राजपूता नाम कब चलन में आया? 807 ईस्वी में। किनकी देन है? अरबी भाषाई लोगों की। अरबी शब्दकोश में सही की जगह इस्तेमाल करते हैं, सही की जगह है। सिंधु को कहा उन्होंने हिंदू। हिंदू के आसपास का स्थान मध्य भारत में आए तो वर्ग था राजपुत्र। राजपुत्र को उन्होंने लिखा राजपूत और राजपूतों का क्षेत्र कहलाया राजपूता। राजपूता शब्द लिखित रूप में किसने दिया? अल-बरूनी का भारत आया 997 में। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और उसकी पुस्तक क्या कहलाती है? किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद। फिर एक आयरिश विद्वान आया, इसका नाम बताते हैं आप जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द को अंग्रेजी में लिखा। सही लिखा है मैंने? आया ना? सही लिखा है क्या? हाँ सही लिखा है। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या हुई है? हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि अपन तो इतिहास लिखते नहीं थे, नहीं लिखते थे ना भाई। आप एक बात देखो मोटे तौर पर, ऋग्वैदिक काल में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जो आपके अन्य जो आगे चलकर स्मृति साहित्य लिखा गया। केवल एक पुस्तक पूरे इतिहास में ऐसी दिखती है जिसमें कुछ डाटा मिलता है और वो पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसके अलावा एक भी बुक ऐसी नहीं जिसमें तथ्यात्मक डाटा मिलता हो। कहानी मिलती है लंबी लंबी, और उस कहानी को तार्किक तौर पर जानने का प्रयास करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता यार। अभिलेख न केवल साहित्य में, अपितु अभिलेखों में भी कहानियां ही रही। जैसे ग्वालियर लेख में गुर्जर प्रतिहार राजा मीर भोज के संदर्भ में लिखा गया कि मीर भोज ने हिंदुस्तान में अश्वमेध यज्ञ करवाया तो उसके घोड़ों ने हिंदुस्तान के 4 समुद्रों का पानी पिया। ज्योग्राफी के मास्टर 3 ही ढूंढ पाए हैं, 14 आज तक मिला और नहीं है। तो ये तार्किक नहीं है। हम तो इतिहास लिखते नहीं थे। इतिहास लिखा आकर हिंदुस्तान में अरबी लोगों ने, इतिहास लिखा फारसी लोगों ने, इतिहास लिखा तुर्की लोगों ने, फिर उसका अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, अंग्रेजों ने किया, फिर हमने उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो हमारे शब्दों की ऐसी तैसी हो गई। एग्जैक्ट जो शब्द था ना वो आज उपलब्ध नहीं है। हमारी जाति प्रथा में हम एक शब्द देखते हैं, ऋग्वेद को जब पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, तो एक शब्द मिलता है स्वर्णकार। आज आप क्या कहते हैं इसे? ये बदल कब गया? ये बदल कैसे गया? ये बदल गया भाषा की वजह से।
अरबी में गया, फारसी में गया, अंग्रेजी में गया, फिर हिंदी में आया। वो स्वर्णकार कब बेचारा सुनार हो गया पता ही नहीं चला हमें। और वास्तविकता हमारे इतिहास की यही है। इस वजह से दिक्कत आती है इन नामों को पढ़ने में। ये राजपूता नाम था, नाम किस में कन्वर्ट हो गया? अब हमने तो इसका अनुवाद किया है, इसका कोई ना किया है। अब इसका लिखेंगे तो अपने आप राजपूताना लिखा जाएगा। क्लियर? रिपीट करने की आवश्यकता है? लिखेंगे लिखेंगे मैं लिखाऊं? डालो राजस्थान का नामकरण, फिर लिखो उसमें नंबर 1 पर डालो मरुकांतार। नंबर 1 पर डाले मरुकांतार। देखिए इसमें यह राजस्थान के लिए, यह राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया प्राचीनतम नाम था, प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम है। लाइन चेंज करो, तो लिखो वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में समुद्र से रेगिस्तान की उत्पत्ति की कथा मिलती है, तथा निम्न चीजों का वर्णन है। अब ये लिख दो किसका वर्णन है? 33 सागर बराबर तुर्यकुल्य सागर। 33 सागर को क्या कहता है? वो तुर्यकुल्य सागर। बोर्ड पे देख पा रहे हैं उधर कोने में? बोर्ड पे आप लोग कैसे देखेंगे? कुछ शब्द ऐसा आएगा तो बोल के लिखा ही जाएगा। देखो 33 सागर बराबर तुर्यकुल्य सागर। तय के नीचे रर्रा लगा देना, तुर्यकुल्य सागर हो गया। फिर लिखो पुष्कर झील बराबर, पुष्कर झील को क्या कहता है? वो कमलदाल। पुष्कर झील को क्या कहता है? कमलदाल। फिर रेगिस्तान को क्या कहता है? धानवा प्रदेश। रेगिस्तान को क्या कहता है? धानवा प्रदेश। और राजस्थान को क्या कहता है? मरुकांतार। राजस्थान को क्या कहता है? मरुकांतार। आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश में लिखे यह राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया दूसरा प्राचीनतम नाम था, जिसका विस्तार मत्स्य से अवंती तक था। हो गया। अब एक पॉइंट बढ़ाओ, फिर लिखो मत्स्य। एक पॉइंट बढ़ा के लिखो मत्स्य। मत्स्य का विस्तार कहाँ है?
मत्स्य के विस्तार में लिखो दक्षिण पश्चिमी अलवर, दक्षिणी पश्चिमी अलवर व जयपुर, दक्षिणी पश्चिमी अलवर व जयपुर। राजधानी गांधी, देखो राजधानी विराटनगर, लाइन में करो। मत्स्य देश के राजा, मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री, विराट की पुत्री क्या नाम था? उत्तरा का विवाह, उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से कराया गया, अभिमन्यु से कराया गया। तथा उत्तरा व अभिमन्यु की, तथा उत्तरा व अभिमन्यु की संतान क्या कहलाई? परीक्षित कहलाए, परीक्षित कहलाए। नोट डाल दो। परीक्षित के राज्याभिषेक, परीक्षित के राज्याभिषेक 3301 ईसा पूर्व में, 3301 ईसा पूर्व में कलयुग संवत शुरू हुआ, कलयुग संवत शुरू हुआ। हो गया? मैंने पहले कह दिया प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता, आप तो सब कुछ पढ़ डालो, अपने आप पेपर में आएगा ही आएगा। कोई भी चीज छोड़ देना, अपन कहें कि पेपर इतना डीप नहीं जाता, ये कितना डीपली था, इससे भीतर और कहाँ जाएगा? और क्या धनुष बाण के नाम से काटेगा अपन? चले आगे। अवंती लिखो, बी पॉइंट में अवंती, बी पॉइंट पढ़ाओ अवंती, अवंती, अवंती का विस्तार लिखो, अवंती का विस्तार लिखो। विस्तार कहाँ है? झालावाड़, बारां, झालावाड़, बारां व मध्य प्रदेश। राजधानी उत्तरी अवंती की तो उज्जैन, राजधानी लिखना, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। बताओ। और दक्षिणी अवंती की तो महिष्मती, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या? महिष्मती। अरे बाहुबली मूवी देखी होगी, समझ गए? चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो नंबर 3 पे, राजपूतान। ये वाला डालना है, राजपूतान, चंद्रगंदी वाला। राजपूतान लिखिए आप, राजपूतान लिखिए। 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में, 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए अरबी भाषाई, भारत आए अरबी भाषाई
लोगों द्वारा यह नाम दिया गया। अरबी शब्दकोश में से वर्ण की बजाय है तथा त्रय वर्ण की बजाय का प्रयोग किया गया। लिखो, हिंदू के आगे लिख दो हिंदू, उसके आगे लिख दो हिंदुस्तान। समझ जाएंगे ना आराम से। अब इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बिना मतलब 3-4 दिन पढ़ेगी। सिंधु को क्या लिखा? हिंदू, और हिंदू के आसपास का स्थान हिंदुस्तान। सिंधु से निकला हिंदू और हिंदू से निकला हिंदुस्तान। फिर नीचे राजपुत्र का क्या हुआ? राजपुत्र का क्या हुआ? राजपूत। और राजपूतों का क्षेत्र क्या कहलाया? राजपुत्र, उसका के राजपूत, फिर स्पेस देके राजपूता हो गया। नोट डाल दो। राजपूता शब्द लिखित रूप में अल-बरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद ऑब्लिक करके लिखना तारीख ए हिंद, ऑब्लिक करके लिखेंगे तारीख ए हिंद, अथवा तहकीक ए हिंद में मिलता है। नोट डालो। अल-बरूनी अरबी इतिहासकार था। जो 997 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यहां तक क्लियर? हटा दे, सुन लो साथ साथ। राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया पहला नाम कौन सा था? मरुकांता नाम किसकी देन है? वाल्मीकि की किस पुस्तक में मिलता है? रामायण में 33 सागर को क्या कहा गया है? और पुष्कर झील को क्या कहा गया है? रेगिस्तान को क्या कहा गया है? और राजस्थान को क्या कहा गया है? रेगिस्तान की उत्पत्ति की कथा किस साहित्य में मिलेगी? रामायण मिलेगी ना। राजस्थान के लिए काम में लिया गया दूसरा प्राचीनतम नाम कौन सा है? नाम किसने दिया? मनु ने। किस साहित्य में मिला? मनुस्मृति में ब्रह्म ऋषि देश का विस्तार बताया गया। मत्स्य से अवंती, मत्स्य का विस्तार कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अलवर और जयपुर। राजधानी कहाँ थी? विराटनगर के राजा थे। विराट की पुत्री थी, पुत्रा का विवाह कराया
और उत्तराभिमन्यु की संतान कहलाई। परीक्षित का राज्याभिषेक कब हुआ? 101 के साथ शुरू हो गया कलयुग। दूसरा राज्य कौन सा बताया हमने? अवंती। अवंती का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश। राजधानी उत्तरी अवंती की और दक्षिणी अवंती की राजस्थान के लिए काम में लिया गया। तीसरा प्राचीनतम नाम कौन सा है? राजपूता नाम कब अस्तित्व में आया? 8वीं ईस्वी में। किन लोगों की देन है? अरबी शब्दकोश में सह की जगह काम में लेते हैं और त्रय की जगह काम में लेते हैं। सिंधु को क्या कहा गया? और हिंदू के आसपास का स्थान मध्य भारत में एक वर्ग था राजपुत्र। राजपुत्र को कहा और राजपूतों का क्षेत्र क्या कहलाया? राजपूता नाम लिखित रूप में किसने दिया है? अल-बरूनी। कब भारत आया? 997 में। किसके साथ? नबी के साथ। रचना क्या कहलाती है? तारीख ही ना। वो मैंने हिंदी का इसलिए कहा था, हिंदी वाले कहते हैं फारसी शब्दकोश से आया है और फारसी इतिहासकार आए 13वीं शताब्दी में और अरबी इतिहासकार आए अल-बरूनी सबसे पहले 10वीं शताब्दी में। और अल-बरूनी की तो पुस्तक का नाम ही तारीख हिंद है। तो फिर हिंद, हिंदू, हिंदवी और हिंदुस्तान शब्द कहां से आएंगे? ये देखा, ये ऐतिहासिक डाटा है और वो साहित्यिक डाटा है। तो हिस्टोरिक सवाल पूछे ना आपसे, तो ऐतिहासिक सवाल पूछे, जीके में पूछे, तो आप तारीख हिंद और किताब को बोलेंगे नहीं। क्लियर ना? अब हिंदी वाले जो पढ़ाई लिख देना उसको लिख ही देना, दिमाग मत बैठाना।